Assalamu alaikum, dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. This is the chapter taken from the 8th class history. In this chapter, we will try to discuss about the education during British rule. So, dear students, let us discuss the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने देखा कि किस तरह से 18th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश रूल के अंडर जो बहुत सारे सेक्शंस थे सोसाइटी में उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे हमने नवाब्स या इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ा। दे लॉस्ट देयर किंगडम्स, दे लॉस्ट देयर स्टेट्स. Similarly, we also discussed about the tribals who lost their livelihood, especially when forests were taken away from them. Similarly, we also discussed about cultivators and zamindars who lost their lands due to the British rule. Now, today we are going to discuss about the life of students as well as teachers during the British rule. तो ब्रिटिश रूल से पहले क्या सिस्टम था हिंदुस्तान में जिससे एजुकेशन मिलती थी बच्चों को। तो जब एंशंट इंडिया की बात करते हैं हम, यानी एंशंट टाइम्स में जो हिंदुस्तान में स्कूल्स थे, दे वर कॉल्ड एज गुरुकुल्स और समटाइम्स वर कॉल्ड एज पाठशालाज। तो ये गुरुकुल्स क्या थे? गुरु का मतलब होता है टीचर एंड कुल का मतलब होता है होम। इट मीन्स होम ऑफ द टीचर। तो जो पहले पढ़ा करते थे बच्चे वो टीचर के घर में जाते थे और वहाँ 15-16 साल रहते थे पढ़ाई के लिए। एंड दीज वर कॉल्ड एज गुरुकुल्स। लेकिन मोस्टली जो पढ़ते थे ये बच्चे, दे वर मोस्टली फ्रॉम द अपर टू क्लासेस whom we called Brahmins and Kshatriyas. Rest Vaishyas and Shudras, as you know, there is a caste system in India and the upper two castes were most respected in ancient times. तो जो अपर टू क्लासेस थे दे वर गिवन एजुकेशन इन गुरुकुल्स। तो मिडिवल टाइम्स में चेंजेस आ गई। एज यू नो, मोस्ट ऑफ द इंडिया वाज रूल्ड बाय द मुस्लिम्स ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स। तो मुस्लिम्स ने जो स्कूल्स खोले दे वर कॉल्ड एज मदरसाज। और मदरसा उस जगह को बोलते थे जहाँ पे उनको मजहबी तालीम मिलती थी, जैसे पर्शियन के बारे में, अरबिक के बारे में, कुरान के बारे में, या इस तरह की एजुकेशन मिलती थी। तो एंशियंट टाइम्स में भी एजुकेशन जो मिलती थी दैट वाज कन्फाइंड टू द रिलीजियस लिटरेचर, यानी मजहबी तालीम मिलती थी। तो वेदास पढ़ाए जाते थे एंशियंट टाइम्स में, जो बाकी रिलीजियस बुक्स थी वो पढ़ाई जाती थी। मुस्लिम पीरियड में यहाँ पे पढ़ाया जाता था कुरान, हदीस, या जो पर्शियन या अरबिक कल्चर है उसके बारे में पढ़ाया जाता था। तो ये सिस्टम कंटिन्यू रहा एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में, और इससे बच्चों को कोई फ़ी भी नहीं लिया जाता था एंड दे वर गिवन फ्रीडम। और जब कभी उन्हें घर पे काम होता था तो वो फ्री होते थे उस टाइम पे। जैसे आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट्स इन इंडिया, सो द स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम द different homes, or we can say families, they were given freedom to participate in agricultural activities when there was need during the harvests or some other season. तो इनको फ्रीडम था, किसी तरह की कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। तो या इस तरह जो आज आपके पास बेंच होते हैं, स्कूल्स होते हैं, बोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस टाइम पे जो बच्चे थे उनको लर्न कराया जाता था, उनको मेमोराइज़ कराया जाता था रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। जैसे कोई मुस्लिम बच्चा पढ़ने जाता है उसको कुरान मेमोराइज़ कराया जाता था। तो अगर इसी तरह से कोई हिंदू बच्चा पढ़ने जाता उसको अपनी रिलीजियस बुक्स मेमोराइज़ कराई जाती थी। तो ये ट्रेंड था एंशंट और मिडिवल टाइम्स में। लेकिन ब्रिटिश रूल में जहाँ और सेक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ा वहाँ इन बच्चों और इन टीचर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा। कुछ नए ट्रेंड्स देखने को मिले। जिस तरह से आज आप स्कूल जाते हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो इन का जो इंट्रोडक्शन था वो ब्रिटिश रूल से स्टार्ट हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो डियर किड्स,
इससे पहले कि हम शुरू करें एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ब्रिटिशर्स थे दे क्रिटिसाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इंडिया। उन्होंने हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे जो जिसको हम एशिया कहते हैं, पूरे एशिया को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। अब एशिया में उन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया देखते हैं। वो कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे, जो एशिया है ये बैकवर्ड है, ये बारबेरियस है। बारबेरियस मतलब होता है जंगली। दे आर अनसिविलाइज्ड, इट मीन्स दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, और वी कैन से हाउ टू बिहेव। इनको ये सब पता नहीं है। ये तो अभी भी बैकवर्ड है, ये तो अभी भी पास्ट में ही है। अभी ये प्रिमिटिव स्टेज पे है। प्रिमिटिव स्टेज हम बोलते हैं उस स्टेज पे जहाँ पे कुछ सीखना, जैसे हम कहेंगे कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं होता है तो वो सीख रहा होता है। तो ये मानते थे जो ये इंडियंस या एशियंस है, ये अभी भी उसी स्टेज पे हैं। इनका इनका दिमाग अभी बच्चों जैसा ही है, सिर्फ बॉडी से ये बड़े हो गए हैं। सो जो इनकी इकॉनमी है, जो इनका एग्रीकल्चर है, वो भी स्टैग्नेंट है, यानी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। सिमिलरली इनका जो कल्चर है वो भी पुराना ही है, अभी वो जंगलीपन है उसमें। तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया, और इस क्रिटिसिज्म के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वी हैव कम हियर टू सिविलाइज दीज बैकवर्ड पीपल। हम यहाँ पे आए हैं इन लोगों को सिविलाइज करने के लिए, यानी हम इनको सिखाएंगे रूल कैसे किया जाता है, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, पढ़ाई किस चीज़ की जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, या कल्चर क्या होता है, उठना बैठना खाना पीना ये सब कैसे किया जाता है, क्लॉथ्स कैसे पहनते हैं। हम इनको समझाएंगे, हम इनको सिखाएंगे, और ये हमारा मिशन है। इसीलिए हम दुनिया पे रूल करना चाहते हैं, ताकि जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, बैकवर्ड लोग हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उनको हम सिविलाइज बनाएंगे। तो इस थेरी को, जो ये थेरी क्रिएट की गई थी, इट वाज कॉल्ड एज वाइट मैनस बर्डन थेरी। Yes, this was called a white man's burden theory. White man, it means the people of Europe. जो रूल कर रहे थे Britishers, they were called as white because of their color. So it was called as white man's burden theory. It means ये हमको एक मिशन दिया गया है, बल्कि हमारे शोल्डर्स पे ये एक बर्डन है। तो बर्डन क्या है? इन लोगों को सिविलाइज बनाना, इन लोगों को सिखाना एग्रीकल्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रूल के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिहेवियर के बारे में। तो डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम इनको सिखाने आए हैं, और ये हम पे एक तरह का बर्डन भी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं इनको सिखाने के लिए। So they believed that Britishers had come to India to civilize the uncivilized people of India. They had come to here to civilize the uncivilized people of India, or we can say uncivilized people of the East in general. तो इसी थेरी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस भी लाई, जैसे आपने फॉरेस्ट्स में देखा, जैसे आपने कल्टीवेशन में देखा, आपने इसी तरह से आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैन जैसे वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स में आपने देखा कि किस तरह से उनका ये आहिस्ता आहिस्ता छीना गया, उनको कहा गया आपको इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो सेम वाज द केस विद द एजुकेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो इसमें बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर हम उसको बोलते हैं जो डीप रिसर्च करता है चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रिलीजन के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, साइंस के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब कोई रिसर्च करता है, दे आर कॉल्ड स्कॉलर्स। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे स्कॉलर्स के, जिन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हिंदुस्तान में एजुकेशन के लिए, यानी किस तरह की एजुकेशन इनको सिखाएंगे, कौन सी एजुकेशन इनको हम देंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे लोग भी आए विद द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर क्या ये रियलिटी थी? क्या सच में ईस्ट के लोग बैकवर्ड थे? क्या सच में अनसिविलाइज्ड थे? क्या इनका कोई अच्छा बिहेवियर नहीं था? क्या ये अभी भी प्रिमिटिव थे? क्या ये अभी भी बारबेरियस या जंगली थे? क्या ये सच है, या फिर ये कोई थ्योरी बनाई गई थी? वो चीज़ें हम सब इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या था सच और किस तरह से इसको एक्सपोज किया गया। तो जो
ईस्ट के लोग हैं मोस्टली, इसमें ज़्यादातर एशियन पार्ट आता है, पूरा एशिया आता है तो एशिया ज़्यादा इस ईस्टर्न पार्ट में आता है। ईस्ट हम उस एरिया को बोलते हैं, उस साइड को बोलते हैं जहाँ पे सन राइज होता है, और जहाँ से सन सेट होता है दैट्स कॉल्ड वेस्ट, और वेस्ट को दूसरा नाम दिया जाता है यूरोप। तो डियर किड्स, जो वेस्ट के लोग थे यानी ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन पीपल थे, उन्होंने हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और फिर साथ ही में उनके लिए कुछ चेंजेस भी हम कहेंगे इंट्रोड्यूस की, सम चेंजेस का भी कुछ ये पॉलिसीज़ बनाई उन लोगों ने। तो जहाँ जहाँ पे उन्होंने रूल किया, ख़ास तौर पे हम ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो उस पीरियड में उन्होंने बहुत सारी चेंजेस भी लाई। तो वो चेंजेस क्यों लाई गई, ये भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, हम इसको भी देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने चेंजेस लाई। तो जब ब्रिटिश रूल 1750s में स्टार्ट हो गया बंगाल से, देन इट सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, especially to the north and south, and then later on to the western part of India. With the passage of time, in 1856, the almost most we can say almost whole of India was under the control of Britishers. तो जब पहले रूल स्टार्ट हुआ, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एज यू नो, from the Battle of Plassey 1757, and then Battle of Boxer, and then other battles and wars. तो पहले जब रूल स्टार्ट हुआ तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। अब चूंकि वो रूलर्स थे यूरोप के, उन्हें लैंग्वेज आती थी इंग्लिश, तो उन्हें हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस के बारे में कुछ पता नहीं था, न ही यहाँ के कस्टम्स के बारे में पता था, न यहाँ के कल्चर के बारे में पता था, यानी किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर, रिलीजन, लिटरेचर, हर एक चीज़ को स्टडी करना शुरू किया। अब ये स्टडी क्यों करेंगे, स्टडी इसलिए करेंगे ताकि वो लॉज बना सके कि हमें किस तरह से लॉज बनाने हैं। अगर वो अपने लॉज यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते पहले ही, तो पहले पहले उनको यहाँ से फिर निकाला जाता, उनको डिफीट किया जाता, रिवोल्ट होता, उनको यहाँ से भागना पड़ता। तो पहले पहले उन्होंने स्टडी किया। अब स्टडी करने के साथ साथ वो अपने सेपॉय हम बोलते हैं सिपाही को पर्शियन टर्म में, यानी हिंदुस्तान के वो सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई ताकि वो बात कर सकें। साथ ही साथ में इन्होंने संस्कृत सीखने की कोशिश की, पर्शियन सीखने की कोशिश की, या जो बाकी लोकल लैंग्वेजेस थी विच आर कॉल्ड एज वर्निकुलर लैंग्वेजेस। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस जो डिफरेंट रीजन्स में लोग बोलते हैं। तो उन्होंने ये लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश की ताकि हम इजीली बात कर सकें उन लोगों से, या इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें ये क्या कह रहे हैं, या इनका कल्चर क्या है, इनके कस्टम्स क्या है, इनकी जो रिलीजन है वो रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये स्टडीज़ होती गई, तो इन स्टडीज़ के लिए उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी खोले, ख़ास तौर पे जिनको हम कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इनमें कलकत्ता में एक मदरसा बनाया गया और इसका नाम भी पड़ गया कलकत्ता मदरसा। मदरसा जैसा कि मैंने पहले ही टर्म बोला कि ये पर्शियन टर्म है, इसका मतलब होता है स्कूल जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, या कहीं पे मकतब भी कहा जाता है। मकतब भी पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है किताब खाना, जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं। तो एक टाइम पे यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो मदरसा हो या मकतबा हो या फिर मस्जिद के पास कोई पोर्शन रखा गया हो पढ़ाने के लिए, ये भी। तो इन्होंने कलकत्ता में इस तरह का एक मदरसा एस्टैब्लिश किया जहाँ पे ये एक तो पढ़ते थे हिंदुस्तान के लिटरेचर के बारे में, दूसरा पढ़ाने भी लगे। तो पढ़ाते थे कुछ लोगों को, पहले पहले इनको ज़रूरत थी कुछ लोगों की जो सिर्फ इनको ट्रांसलेट करके बताएं कि हिंदुस्तान के लोग बोलते क्या है, वो करते क्या है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले ये चाहते थे बहुत कम लोग हमें मिल जाए जिससे हम समझ सकें इनकी लैंग्वेजेस को और लॉज बना सकें। So a few, we can say a small group of people
was given, we can say, education in English language. Similarly, most of the Europeans in early British rule began to study the Indian texts, especially Persian texts, Arabic texts, Sanskrit texts, and the texts of other religions as well. तो इस तरह से पहले पहले ये स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस लाई गई। वो चेंजेस थी कि हम हिंदुस्तान का क्यों सीखें, क्यों ना हम ही हिंदुस्तानियों को सिखाएं अपना। पहले ये खुद सीखने लगे, पहले ये खुद रेस्पेक्ट करने लगे, किसी चाहे दिखावे के लिए था या कुछ और था, तो पहले ये खुद स्टडी कर रहे थे हिंदुस्तान की इन लिटरेचर्स के बारे में। लेकिन बाद में इन्होंने सोचा हम ही इनको पढ़ाएंगे, हम ही इनको अपना कल्चर देंगे, अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे, अपने जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं यूरोप में वो सिखाएंगे। तो इस तरह से चेंजेस आती गई। और ओवेसली जो पहले वो पाठशालाज, वो गुरुकुल्स, वो मदरसाज, वो मकतबाज हुआ करते थे, अब उनका पीरियड ख़त्म हो गया। अब उनकी जगह पे नए स्कूल्स आने लगे, और स्कूल्स में किस तरह की एजुकेशन मिलती थी ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला हमारे पास जो सवाल है वो है, ऑब्जेक्टिव क्या था यूरोपियंस का या ब्रिटिशर्स का इस एजुकेशन का। मतलब उन्होंने जो ये एजुकेशन इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या इंट्रोड्यूस की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो ब्रिटिशर्स का था वो ये था कि जब हिंदुस्तान के लोग हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल हम जैसे ही बनेंगे। फिर जिस तरह से हम रूल करना चाहेंगे वो उसी तरह से फॉलो करेंगे, वो हमें ओबे करेंगे और कोई रिवोल्ट नहीं करेंगे। तो ये था पहला ऑब्जेक्टिव कि हम जिस तरह से फिर रूल करना चाहेंगे करेंगे, ये बिल्कुल वही करेंगे जो हम कहेंगे, लेकिन पहले इनके दिमाग में, उनके दिल में जो है यूरोप का जो लिटरेचर है, यूरोप की जो लैंग्वेज है, वो हमें इंसर्ट करनी होगी, वो हमें इनके दिमाग में डालना होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जब ये हमारा कल्चर अडॉप्ट करेंगे, जब ये हमारी लैंग्वेज बोलेंगे, ये हमारी तरह खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, बिहेव करेंगे, तो ओवेसली इन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हम यूज़ करते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं यूरोप में। तो इस तरह से फिर ये एक बड़ा सा मार्केट बनेगा। फिर जो चीज़ हम खुद यूज़ करेंगे इनको भी करनी होगी, और फिर हम इनको बेचेंगे वो सारी चीज़ें। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोट पैंट, जो कोट और पैंट है वो पहनते हैं, टाई पहनते हैं, हैट पहनते हैं। तो जब ये हम जैसा ही सोचेंगे, हमारी तरह बिहेव करेंगे, हम वो चीज़ें इनको बेचेंगे और इस तरह से हमारा मार्केट बनेगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था हिंदुस्तान को एक बड़ा सा मार्केट बनाना। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये लोग क्रिश्चियंस बनेंगे, यानी जब हम इनको पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश का जो लिटरेचर है या फिर वेस्टर्न साइंसेस पढ़ाएंगे, तो ये बाइबल भी पढ़ेंगे और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिश्चियंस बनेंगे। तो इस तरह से हिंदुस्तान को कन्वर्ट करेंगे क्रिश्चियनिटी में। ये तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर ये था कि हम इनको, इन पे जो रूल है वो बहुत देर तक करना चाहते हैं। तो बहुत देर तक रूल तभी पॉसिबल होगा जब कोई रिवोल्ट नहीं होगा, जब लोग अगेंस्ट नहीं होंगे, और उसके लिए ज़रूरी था इनके दिमाग पे रूल करना। देखिए, अगर रूल करने के दो तरीके हैं, एक हुआ आर्मी का इस्तेमाल करना, फोर्स का इस्तेमाल करना, मारना, पीटना, जेल में डालना, फाइनस, एग्जीक्यूशन। दूसरा हुआ दिमाग से रूल करना। तो अगर आर्मी का यूज़ करना पड़ा या फोर्स का यूज़ करना पड़ा, उस पर ख़र्चा बहुत आएगा। तो बेहतर ये है कि हम इनके दिमाग को ही बदल दें, इनकी सोच को बदल देंगे, इनका टेस्ट बदल देंगे। टेस्ट मतलब ये होता है जैसा हम सोचते हैं ये भी सोचेंगे, जैसा हम करते हैं ये भी करेंगे, जैसा हम खाते हैं ये भी खाएंगे, जो हम पहनते हैं ये वही पहनेंगे। तो यानी इनका कल्चर भी चेंज करेंगे। तो ये था और एक ऑब्जेक्टिव जो ब्रिटिशर्स के दिमाग में पहले था। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक थेरी क्रिएट की गई, जिसको मैंने अभी बोला वाइट मैन्स बर्डन थेरी। ये सोच कर के हम आए हैं हिंदुस्तान के अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज बनाने के लिए।
तो इसके लिए नए लॉज की ज़रूरत थी। लॉज तभी बनाए जा सकते थे जब पहले हिंदुस्तान के तमाम लिटरेचर को स्टडी किया जाए, उसको समझा जाए, फिर लॉज फ्रेम किए जाए। तो ये सब प्रोसीजर, ये सब दिमाग था, ये सब सोच थी ब्रिटिशर्स की ज्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे हुए, कौन कौन सी चेंजेस लाई गई और वो क्या चाहते थे यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो टेक्स्ट है यू कैन सी, यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसमें से आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये ऑब्जेक्टिव था उनके दिमाग में। What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects? तो अच्छे सब्जेक्ट हम बोलते हैं उनको जिन पे रूल किया जाता है। तो कैसे बनाएंगे इनको गुड सब्जेक्ट्स ताकि ये कभी रिवोल्ट ना करे। इन सब चीज़ों का, इन सब क्वेश्चंस का आंसर भी ढूंढेंगे हम। तो हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, तो देखते हैं कैसी एजुकेशन अब हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रिटिशर्स। तो पहला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे किस तरह की एजुकेशन थी, एंशियंट टाइम्स में कैसी थी, मिडिवल टाइम्स में कैसी थी, ब्रिटिश टाइम्स में अब हम देखेंगे। तो पहले पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज़्यादा पेन्स नहीं लिए हिंदुस्तानियों को सिखाने के लिए, बल्कि वो खुद सीखने लगे हिंदुस्तान के बारे में। तो इन स्टडीज़ में उन्होंने बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट भी किया इनटू इंग्लिश, यानी जो बुक्स पर्शियन में लिखी गई थी, अरबिक में लिखी गई थी या संस्कृत में लिखी गई थी, उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बाद उनको जो जो है अपने ऑफिशल्स को सिखाया गया कि उनको स्टडी कीजिए ताकि आपको समझ आए हिंदुस्तान पे हम रूल कैसे करेंगे। सो पहला स्टेप ये था कि हिंदुस्तान के लिटरेचर को पढ़ा जाए, इसको समझा जाए लॉज बनाने के लिए। दूसरा स्टेप ये था कि अब हिंदुस्तानियों को हम पढ़ाएंगे अपना, पहले हमने इनका पढ़ा, अब हम इन्हीं को पढ़ाएंगे। अब देखते हैं ये हिंदुस्तानियों को क्या पढ़ाएंगे। सो द फर्स्ट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो डियर किड्स, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो ग्लोब है इसको अगर हम नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो वेस्ट यानी यूरोप के लोग हैं वो जब दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इमेजिनरी व्यू पॉइंट से, यानी वो सन को लेकर इसको डिवाइड करते हैं। तो जहाँ से सन राइज होता है दैट इज़ ईस्ट, और जहाँ पे सन सेट होता है दैट इज़ वेस्ट। वेस्ट का दूसरा नाम है यूरोप। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है ओरिएंट। तो ईस्ट को और एक नाम दिया जाता है ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब ही होता है द प्लेस वेयर फ्रॉम सन राइजेस। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में जो स्कॉलर्स थे हु वर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट्स, एक ग्रुप था स्कॉलर्स का, दे वर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट्स। देखिए ओरिएंटलिस्ट्स कौन है। दीज वर द वेस्टर्न स्कॉलर्स। वेस्टर्न मतलब यूरोपियन स्कॉलर्स जिन्होंने डीप स्टडीज़ की थी इंडिया के बारे में या ईस्ट के बारे में, इन जनरल ईस्ट की हम बात करेंगे। तो वो वेस्टर्न स्कॉलर्स जिन्होंने ईस्ट के बारे में, एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत स्टडीज़ की थी, इनका लिटरेचर पढ़ा, इनकी लैंग्वेजेस के बारे में जाना, कल्चर्स के बारे में जाना, कस्टम्स, वैल्यूज़, इकॉनमी, सोसाइटी, पॉलिटी, हर एक चीज़ को डीपली स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ट्रांसलेट किया। अब ट्रांसलेशन किस में की? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब इन्होंने इतनी डीप स्टडीज़ की तो ये खुद समझने लगे कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपना कल्चर भूल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं अपने कल्चर के बारे में, वो बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे
क्यों ना इनको वापस हम वो चीज़ें सिखाएं, ख़ास तौर पे जो एंशंट कल्चर था हिंदुस्तान का, एंशंट पीरियड की, एंशंट जो पास्ट था वो इनको सिखाएं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेस्ट के स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में और फिर ये सोच रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी लिटरेचर ही पढ़ाएंगे, मगर किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी पहले हिंदुस्तान के लोग संस्कृत में पढ़ते थे अपना लिटरेचर, वो पर्शियन में पढ़ते थे अपना ही लिटरेचर, वो अरबिक में पढ़ते थे तो अपना ही लिटरेचर। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे अपना ही लिटरेचर, और वो भी कौन सा? जो ट्रांसलेट किया गया है, जो ट्रांसलेट किया है वेस्टर्न स्कॉलर्स ने। तो यही वो वेस्टर्न स्कॉलर्स है जिन्होंने ईस्ट के बारे में पढ़ा, एंड दीज वर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट्स। तो ओरिएंटलिस्ट्स वो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे जिन्होंने ईस्ट के बारे में पहले पढ़ा और फिर ईस्ट के बारे में बहुत कुछ फिर लिखा। तो जो कुछ भी उन्होंने लिखा ईस्ट के बारे में, that came to be known as Orientalism. As I already told you, Orient means East, but here Orientalism is basically an ideology or a philosophy, or we can say in simple words, it was a knowledge. It was a knowledge. Orientalism was a knowledge produced by the Western scholars about East. मैं फिर से रिपीट करूँगा, Orientalism was a knowledge produced by the Western scholars, we can say Westerners or European people about the Orient or East. तो जो कुछ भी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा, पढ़ा, समझा और इसको क्रिटिसाइज के तौर पे कहा ओरिएंट। ओरिएंट का दूसरा यहाँ पे ये भी मतलब है, दैट इज़ बैकवर्ड। तो उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा वही लिखा और अब वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को यही पढ़ाया जाए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने अपनी वैली में, अपने एरिया में रहते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं कि कोई फ्रांस का आया हुआ पर्सन आपके बारे में ज़्यादा जानता है, आपके कल्चर के, आपके कस्टम्स के, आपकी एग्रीकल्चर के बारे में या और चीज़ों के बारे में। तो कौन जानता है? ओबेसली हम ही जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर वो स्टडी कर रहा है आपके एरिया को और फिर आपको बोल रहा है कि अब आप फ्रेंच लैंग्वेज में यही सीखिए, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ है कि वो नेगेटिव पॉइंट्स निकालेंगे, वो चीज़ें निकालेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर इसी को हम बोलेंगे कि जो नॉलेज प्रोड्यूस की है किसी और ने, और वो अब हमें वही सिखाने जा रहा है इन इंग्लिश लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज। So Orientalists were basically the Western scholars who produced knowledge about Orient or East and began to taught to the Eastern people. So in other words, it was simply a criticism कि ओरिएंट के लोगों को अपना ही कल्चर याद नहीं है, उन्हें अपने बारे में पता नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं इनको सिखाने के लिए कि आप क्या भूल गए हैं, आपका कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा है, या वैल्यूज़ क्या थे, नॉर्म्स क्या थे, इकोनॉमी क्या थी, पॉलिटी क्या थी, सोसाइटी क्या थी, पास्ट में आप कैसे थे, ये हम आपको सिखाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ सिखाने का? तो असल में ये यही थी कि हम इनको अपने अंदाज में इनको सिखाएंगे, हम अपने हिसाब से इनको सिखाएंगे, और जब हम इनको अपने हिसाब से सिखाएंगे ये वही सीखेंगे जो हम इनको सिखाना चाहेंगे। तो इसी वजह से जो भी ट्रांसलेशंस हुई ब्रिटिश पीरियड में, हिंदुस्तानी जो टेक्स्ट्स थे, लिटरेचर थे, उनमें ग्रेव एरर्स भी देखे जाते हैं। वो एरर्स क्या थे, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। जो आप सुनते हैं कास्ट सिस्टम, एक्चुअली इट इज़ नॉट कास्ट। कास्ट सिस्टम कोई टर्म है ही नहीं, असल में ये एंशंट टेक्स्ट्स में वर्ना है, और वर्ना जो है इट मीन्स कलर। तो डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो कास्ट कुछ है ही नहीं, तो वर्ना को नाम दिया गया कलर। इसी तरह से बहुत सारी मिस्टेक्स की गई है जो फिर लोगों ने एक्सेप्ट भी की, हाँ हम बैकवर्ड हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे और एक बात मैं बता दूंगा ओरिएंटलिज्म को समझाने के लिए। मान लीजिए कि हिंदुस्तान में जो है जो विडो थी या सती सिस्टम था,
सती मतलब वो औरत जिसका हस्बैंड मर जाता था, उसका कोई बच्चा नहीं होता था, तो वो अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदा जल जाती थी या जलाई जाती थी। दैट वाज कॉल्ड सती सिस्टम। तो वो या तो डायरेक्टली खुद अपने आप को जलाती थी, या फिर उसको फैमिली प्रेशर होता या कोई और रीज़न होता तो वो खुद को जला देती थी। अब देखते हैं ऐसा क्यों वो करती थी। देखिए डियर, जो हिंदुस्तान में विडो हुआ करती थी उसकी कंडीशन क्या थी एंशियंट टाइम्स में। फर्स्टली, जो विडो है उसको सारी ज़िंदगी वाइट क्लॉथ्स पहनने थे, एक ही साड़ी, एक ही तरह के कपड़े, नेवर कलर्ड क्लॉथ्स, यानी वो कभी ज़िंदगी में कलर्ड क्लॉथ्स नहीं पहन सकती थी। दूसरा, उसको एक अलग सा रूम दिया जाता था। तीसरा, जो उसका बिस्तर होता था दैट वाज हार्डली वी कैन से ओपन फ्लोर एज वेल, यानी ज़मीन पे सोना लगभग। इसी तरह से वो जूते या चप्पल नहीं पहन सकती थी, उसको एक टाइम का खाना खाना था। उसके जो बाल है वो काटे जाते थे, शेव किया जाता था उसकी हेड को। तो उसको ज़्यादा बातें करने की भी इजाज़त नहीं थी, ज़्यादातर टाइम जो है उसको गुजारना पड़ता था अपने रिलीजन में। तो इस वजह से देखिए एक औरत की ज़िंदगी कैसी थी। तो अब अगर वो ये ज़िंदगी नहीं चाहती हैं तो ओबियसली वो सती करेगी अपने आप को, वो चाहेगी कि मैं मर ही जाऊँ, बेहतर है उस ज़िंदगी से। अब देखिए, किसी लड़की की शादी 13 साल की उम्र में हुई और शादी हुई 50 या 60 साल के आदमी के साथ। अब 1-2 साल में वो उस हस्बैंड की डेथ हो गई। ज़रा सोचिए उस 13 या 14 साल की बच्ची की ज़िंदगी कितनी लंबी है, और उसको विडोहुड कैसे गुजारना है, क्या वो गुजार पाएगी? आई थिंक नो। तो ऐसी लाइफ से तो बेटर ये मौत ही है। दैट्स वाई दे प्रेफर्ड डेथ एंड दैट वाज कॉल्ड सती। अब अगर यूरोपियंस आए हैं, वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग इसको जला रहे हैं। ओबियसली दैट वाज आल्सो क्राइम, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट इवेंट। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर सती और विडो को कंपेयर किया जाए तो सती विडोहुड से बेटर था। तो दिस वाज कस्टम, दिस वाज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब यूरोपियंस यहाँ आए उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ये सब नहीं होता है वेस्ट में। वेस्ट में जो वीमेन है दे आर इक्वल, दे आर गिवन फ्रीडम, दे आर गिवन प्रॉपर्टी एज वेल। तो यहाँ पे क्या है ये, आप खुद से देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह की नॉलेज प्रोड्यूस की गई और फिर ये सोचा गया कि हम हिंदुस्तान के लोगों को यही पढ़ाएंगे। एंड दो स्कॉलर्स हु प्रोड्यूस्ड दिस नॉलेज दे वर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट्स। तो यहाँ ओरिएंटलिस्ट क्लियरली समझ में आ गया। दीज वर द वेस्टर्न स्कॉलर्स हु प्रोड्यूस्ड नॉलेज अबाउट द ईस्ट और ओरिएंट so that they can teach the people of east or India these about these knowledges about their cultures, or we can say customs, traditions, polity, society, economy and everything. तो ये था ओरिएंटलिज्म, जो सबसे पहले ब्रिटिश रूल के दौरान स्टार्ट हुआ, जिन्होंने सबसे पहली सजेशंस दी कि हमें हिंदुस्तान के लोगों को क्या पढ़ाना चाहिए। तो इन दैट वे दे सपोर्टेड इंडियन लर्निंग। उन्होंने कहा लेकिन हम इनको पढ़ाएंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। क्या उन्हें पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये हम डिसाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओरिएंटलिज्म एंड द ओरिएंटलिस्ट knowledge.